हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए क्वेश्चन के साथ 29वें का हम पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता ही है, हम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आज का प्रश्न है हमारा 29वें का है सर, ओस्टवाल्ड प्रक्रम से नाइट्रिक एसिड के निर्माण की रासायनिक विधि अभिक्रिया सहित लिखी। ठीक है सर, रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखी। देखिए सर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र है किसका? ओस्टवाल्ड विधि का, जिसके द्वारा हम बनाते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, और ये आपको मतलब ये समझिए कि 60% चांसेस है कि ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ करना क्या है सर, जरा देख लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अमोनिया को 1:10 में, अमोनिया और वायु को 1:10 में मिक्स करते हैं, और इस परिवर्तक कक्ष से, ये परिवर्तक कक्ष बोला जाता है सर, या उत्प्रेरक कक्ष इसको बोला जाएगा, इस उत्प्रेरक कक्ष से इसको गुजारा जाता है। अब इसका नाम उत्प्रेरक कक्ष इसलिए सर क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? उत्प्रेरक लगा हुआ। कौन लगा है सर? प्लेटिनम। तो जैसे ही अमोनिया और वायु को 1:10 में उत्प्रेरक कक्ष से गुजारा जाता है, तो ये प्लेटिनम की जाली से जैसे ही गुजरता है सर, तो उस समय आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा 1100 केल्विन का टेम्परेचर। तो 1100 केल्विन टेम्परेचर जैसे ही आप जनरेट करेंगे और अमोनिया और वायु प्लेटिनम की जाली से निकलेंगे सर, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? NO में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? NO में। तो देखिए सर, सबसे पहले परिवर्तक कक्ष में क्या हुआ, जरा चेक कीजिए। परिवर्तक कक्ष में आपके पास क्या हुआ है? आपने NH3 गैस, NH3 का रिएक्शन कराया है सर, किसके साथ? वायु के साथ, O2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम की प्रेजेंस में। और कितना टेम्परेचर दिया था सर आपने? 1100 केल्विन। तो ये बनता है सर हमारा NO, और साथ में निकलता है H2। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए सर। बैलेंस करना आसान है, जरा चेक कीजिए। 4, यहां लिखना है आपने 5, फिर 4, 6, तो इधर सर 45 और इधर 46। ठीक है सर। तो जब NH परिवर्तक कक्ष में क्या करते हैं, अमोनिया को एयर की प्रेजेंस में कितने अनुपात में? 1:10 में प्लेटिनम जाली से 1100 केल्विन पर गुजारा जाता है, तो कौन सी गैस बनती है सर? हमारी NO गैस। क्लियर बात है सर। ठीक है सर, इसको हम नाम देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम देते हैं सर? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये वाला जो आपको देख रहे हैं, इसको आप नाम दे सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है सर। आप NO भी याद रख लेंगे सर, फिलहाल तो बोर्ड में तो इतना बहुत है। फिर देखिए सर, यहां से आपने अमोनिया 1:10 में डाला, प्लेटिनम जाली से 1100 केल्विन पर गुजारा, तो कौन सी गैस बन गई सर? NO गैस। अब ये जो अभिक्रिया होती है सर, तो ये अभिक्रिया होती है हमारी ऊष्माक्षेपी, और इस दौरान सर कम से कम 90 किलो जूल एनर्जी निकलती है सर, लगभग। कहीं आपको ये 89.9 किलो जूल, जिसको मैं 90 ले रहा हूं सर, इतना मान लीजिए आप। ठीक है सर। तो क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान 90 किलो जूल एनर्जी निकलती है सर, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई सर? हमारी एक्सोथर्मिक। तो जब ये रिएक्शन इस परिवर्तक कक्ष के अंदर होगी, तो ऊर्जा निकलेगी सर, है सर। ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी। ऊर्जा निकलेगी तो कक्ष क्या रहेगा सर हमारा? कक्ष के अंदर हीट रहेगी, ऊष्मा रहेगी, जिसकी वजह से हमें दोबारा टेम्परेचर जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला स्टेप आप समझ गए सर। अब यहां से, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है सर, अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी। तो जो यहां से NO गैस निकलने वाली है सर, वो कैसे निकलने वाली है? गर्म। ठीक है सर, ये गर्म NO गैस होती है, इसलिए इस NO गैस को गुजारा जाता है कहां से? शीतलक से। शीतलक से गुजारने के बाद सर इसको भेजा जाता है कहां? ऑक्सीकरण कक्ष में। कहां भेजा जाता है सर? ऑक्सीकरण कक्ष में। तो ऑक्सीकरण कक्ष में जैसे ही ये पहुंचती है सर, तो ये जो मेरी NO गैस है सर, ये ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है सर? NO2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है सर? NO2 में। तो क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन हो रहा है, NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए सर हमने इसको क्या बोला? ऑक्सीकरण कक्ष। ठीक है सर, जिस कक्ष में ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सीकरण कक्ष। अब यहां पे कौन सी गैस बनी सर? NO2। तो इस चेंबर से आगे कौन सी गैस जाएगी सर? हमारी NO2 गैस। अब इस NO2 गैस को भेजा जाता है सर कहां? अवशोषण टावर में। अवशोषण टावर में यहां सर आपने झावा पत्थर बोल सकते हैं आप, क्वार्ट्ज लगाए रहते हैं सर, सबसे अच्छा नाम देता हूं, क्वार्ट्ज आपने लगाए रहते हैं सर।
और इस क्वार्ट्ज के ऊपर से जल को फुब्बारे के रूप में फेंका जाता है ताकि जो यहाँ से NO2 गैस निकले सर, यहाँ से जो NO2 गैस आई इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, H2O के साथ। ठीक है सर। तो अब देखो कहाँ अवशोषण टावर में क्या हो रहा है सर, आपके पास जरा चेक करिए। अवशोषण टावर में जो NO2 गैस आपकी निकली थी इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सर किसके साथ, H2O के साथ। तो आपको मिल जाता है सर यहाँ क्या, HNO3। क्या मिल जाता है सर आपको यहाँ, HNO3, और साथ में निकलती है सर NO गैस। अब इस NO गैस को सर वापस भेजा जाता है कहाँ, ऑक्सीकरण चेंबर में। ये वापस कन्वर्ट होने वाला है NO2 में। देखिए सर, इस NO को वापस भेजा जाएगा सर किसके लिए, NO2 बनाने के लिए, और NO2 के साथ वापस रिएक्शन H2O के साथ कराई जाएगी और वापस आपको क्या मिलने वाला है सर, HNO3। तो इसको वापस सर भेजा जाता है कहाँ, ऑक्सीकरण कक्ष में। ये रिएक्शन वापस होने वाली है सर कहाँ, ऑक्सीकरण कक्ष में। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपका HNO3 निर्मित हो गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं सर, एक बार जरा आप फिर से यहां देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। जरा एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया सर, अमोनिया और वायु को 1:10 में यहां भेजा। यहाँ पे सर हमने 1100 केल्विन का टेम्परेचर रखा हुआ था, प्लेटिनम जाली लगा रखी थी। जैसे ही अमोनिया और वायु प्लेटिनम जाली से गुजरते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सर, NO में। फिर इस, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है सर, ऊष्माक्षेपी है, तो इस NO गैस को शीतलक में डाला जाता है। शीतलक में डालने के बाद इसको भेजा जाता है कहाँ, ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में जाके सर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NO2 गैस में। फिर इस NO2 गैस को भेजा जाता है सर कहाँ, अवशोषण टावर में। कहाँ भेजा जाता है, अवशोषण टावर में, जहां सर झावा पत्थर वो क्वार्ट्ज लगे रहते हैं सर, और क्वार्ट्ज के ऊपर से क्या फेंका जाता है, क्वार्ट्ज के ऊपर से क्या डाला जाता है सर, जल। क्या डाला जाता है, जल। जहां सर ये NO2 रिएक्शन करता है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या दे देता है सर हमें, HNO3। अब ये जो HNO3 मिलता है सर, ये आपको मिलता है 68%। इसलिए अब 68% जल से तो सर इसमें तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए आवश्यक है सर इसका सांद्रण करना। आवश्यक क्या है सर, इसका सांद्रण करना। सांद्रण करने का मतलब इसकी मात्रा बढ़ाना। HNO3 की मात्रा क्या हो सर, ज्यादा। इसके सांद्रण के लिए सर हम इसका H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करते हैं। क्या करते हैं सर, H2SO4 के साथ इसका निर्जलीकरण किया जाता है। ठीक है सर। तो हम करते क्या, HNO3 को H2SO4 के साथ सर निर्जलीकरण करते हैं, तो इसके साथ जो भी H2O के मॉलिक्यूल होते हैं सर वो ड्राई फॉर्म में आ जाते हैं, और हमें यहाँ कितना सर, 98% क्या मिल जाता है सर, HNO3। ठीक है सर। अब एक चीज मैं बता देता हूं सर कि जब ये HNO3 बनता है तो उस समय सर इसके साथ NO गैस भी मिक्स रहती है। ठीक है सर, ये NO2 गैस भी मिक्स रहती है सर, जिसको यहां मैं लिख देता हूं सर, HNO3 के साथ मिक्स रहती है NO2 गैस। इसीलिए सर हम इसको सधूम नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सधूम नाइट्रिक अम्ल। तो ये था सर हमारा क्या, नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि। अब देखते हैं सर हम इसी का खा। अगला है हमारा इसी का खा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखिए बेटा, पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है। ठीक है, इनको समझने के लिए लंबा टाइम चाहिए। फिर ऊपर से सर ये HNO3 की रिएक्शन है। HNO3 सर कंसंट्रेटेड कंडीशन में अलग रिएक्शन देता है, डाइल्यूटेड कंडीशन में अलग। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सर। सांद्र जब HNO3 होता है सर तो अलग रिएक्शन देता है, तनु होता है सर तो अलग रिएक्शन देता है, और अगर सर इसको अति तनु किया जाए सर तो धातुओं के साथ और भी अलग रिएक्शन देता है। तो इसलिए सर मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप इन रिएक्शनों को सीधा सीधा क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है सर। तो अब जब भी बस आपको एक चीज याद रखनी है सर, देखो कॉपर मेटल तो सर नाइट्रेट ही बनाएगा। मेटल क्या बनाएगा सर, नाइट्रेट ही बनाएगा। और जो नॉन मेटल्स होते हैं सर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, HNO3 की कंडीशन में। इतना सर आपको याद रखना है। नॉन मेटल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और मेटल सर क्या बनाते हैं, नाइट्रेट। और जब भी सर आपके पास सांद्र HNO3 होगा तो एक गैस जो है सर जो निकलेगी, और गैस का नाम है सर NO2। ये भी आपको ध्यान देना है सर कि गैस कौन सी निकलेगी, NO2। बचा हुआ सर बैलेंस करके जो निकलेगा वो आप क्या निकाल दो, H2। ठीक है सर। क्या बोला मैंने, जो मेटल होगा सर, मेटल का आपने क्या बना देना है, मेटल नाइट्रेट। कहानियां बहुत भारी भारी हैं सर, पर अभी आप ये समझ लीजिए। जो मेटल होगा, मेटल के साथ आपने क्या बना देना है सर, मेटल नाइट्रेट। और साथ में अगर सांद्र है सर तो आपको निकाल देनी है NO2 गैस, और बैलेंस करके सर जो कुछ बचेगा वो आपने क्या निकाल देना, H2। अगर सर मेरे पास नॉन मेटल है सर,
तो नॉन मेटल के केस में सर आपने इस नॉन मेटल का ऑक्सो एसिड बना देना है सर। क्या बना देना है? ऑक्सो एसिड बना देना है सर। और ऑक्सो एसिड बनाने के साथ बाद सर वापस सांद्र की कंडीशन में आपको क्या निकाल देना है? NO2 गैस। और साथ में क्या निकाल देना है सर? H2O आपने बैलेंस करके रख देना है। अब समस्या ये है सर कि इसके लिए चाहिए समय, तो इससे आसान ट्रिक सर कुछ नहीं हो सकती जो मैंने आपको बताई। अब पेपर में आएगा सर तो फिर बताऊंगा तनों की कंडीशन में। और अगर आप चाहते हैं सर इनको सीखना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट करने के बाद सर तभी आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है सर, तो अगर आप 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं और आपका 70-80% सिलेबस सर खत्म हो चुका है, तो तभी आप इनऑर्गेनिक की रिएक्शन को सीखने के लिए कमेंट करना। वरना आपके पास बहुत कोर्स है जो इजी है, आप उनको सीख सकते हैं। फिलहाल आप इनको क्या कर लीजिए सर? याद। ठीक है सर, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अथवा, इसी 29वें का अथवा में का नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाता है, लेकिन यह पेंटा हेलाइड नहीं बना सकता है सर। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि फॉस्फोरस PCl5 बनाता है लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, क्यों? या प्रश्न आता है सर कि नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाता है, क्यों? चेक कीजिए सर। देखिए नाइट्रोजन की अगर आप बात करें सर तो पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है सर। ठीक है सर। और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर नाइट्रोजन के? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में 3। मतलब अब आप पहले ये देख ले सर, पहली कक्षा पहले जब कोष होता है सर तो इसमें केवल S उपकोष होता है। जब दूसरा कोष आता है सर तो इसमें S और P उपकोष होता है। तीसरे कोष में सर S उपकोष भी होता है, P उपकोष भी होता है और D भी। जब चौथी कक्षा आती है सर तो S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और साथ में कौन सा उपकोष होता है सर? F। ऐसे ही फर्क चलता रहेगा सर। तो नाइट्रोजन में सर प्रॉब्लम क्या है? केवल 2 कक्षाएं हैं। देखिए 2 ही कक्षाएं सर, छोटा साइज है सर नाइट्रोजन का, असंगत व्यवहार दिखाता है सर, ऐसा भी आपने कभी पढ़ा होगा। छोटा साइज होने की वजह से सर नाइट्रोजन में केवल 2 कक्षाएं हैं। अब 2 कक्षाएं होने की वजह से सर 2 ही 2s और 2p दूसरी कक्षा चल रही है सर। दूसरी कक्षा चलने की वजह से केवल 2 ही उपकोष हैं सर, S और P। इसके आगे डी नाम का कोई उपकोष नहीं है सर। तो जब नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा तो कहां जाएगा सर? जरा चेक कीजिए एक बार, पहले फास्फोरस देख लीजिए। जब फास्फोरस सर अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां भेज देता है सर, यहां भेज देता है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सर कुछ ऐसा होता है, जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए सर। आप इस डब्बे में आप देख लीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन सर उठ के यहाँ चला जाता है तो यहाँ बच जाता है एक। ठीक है सर। पी में आपके कितने हैं सर? 3। पी में कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। और ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है सर 1, 2, 3, 4। एस वाला जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था सर ये आ जाता है कहाँ? डी में। कहाँ आ जाता है सर? डी में। ये पी है सर, ये एस है। तो इस तरीके से सर आने वाला तत्व यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, Cl अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डोनेट कर सकता है। 1, 2, 3, 4 और 5 ऑर्बिटल में Cl आके सर अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो यहाँ एक Cl आ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपने VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी सर। तो 5 Cl आके 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं सर, क्योंकि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? अयुग्मित। अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है सर? ये अयुग्मन कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉनों का। ऐसा 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित क्यों हुए सर? क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, एस का इलेक्ट्रॉन इसने कहां फेंक दिया है? डी में। एस का इलेक्ट्रॉन कहां फेंक दिया है सर? डी में। अब जब डी था तभी तो फेंका सर, जब डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं तो प्रसार कैसे करेगा सर? इलेक्ट्रॉन भेजेगा कैसे आगे? तो नाइट्रोजन में सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही Cl आके सर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जबकि फॉस्फोरस कितने अनपेयर्ड कर सकता है सर? 5। ठीक है सर। तो जब हम इसको डीप पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बढ़िया सी कहानी सुना लूंगा सर। ठीक है सर। तो आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे सर। अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, बड़ा आसान है सर, जरा ध्यान दीजिए एक बार फिर से। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और 2p3। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 3। 1, 2 और 3। क्लोरीन है सर 3s2, फॉस्फोरस है सर 3s2 और 3p3। s में कितने हैं सर? 2।
और पी में कितने हैं सर, 3। समझ गए सर। तो जब आप इस फॉस्फोरस को एक्साइटेड करोगे, एनर्जी दोगे, जब ये किसी से बॉन्ड बनाने जाता है सर, जब रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा सर, तो ये बॉन्ड की, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना सर, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है सर बाहर। ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहा निकल जाएगा, बाहर। तो यहां बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। पी में भी कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक, यहां भी एक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सर यहां से बाहर निकला था ना, ये पहुंच जाता है सर कहां, डी में। कहां पहुंच जाता है सर, डी में। इस तरीके से फास्फोरस पे 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर, जहां क्लोरीन आके अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट। जहां क्लोरीन आके अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है सर, डोनेट। जरा चेक कीजिए, तो कितने क्लोरीन डोनेट कर सकते हैं सर, 5। तो क्या बना सर, पेंटाहेलाइड। जबकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अगर बाहर फेंकता है सर, तो जाएगा कहां, डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, ये तो इसके पास उपलब्ध है ही नहीं सर। तो इसलिए नाइट्रोजन इसको एक्साइट करके +5 तो दिखा सकता है सर, लेकिन बॉन्ड तो 3 ही बनाएगा, ये ऊपर जाके वापस यहीं आ जाएगा सर। तो सिर्फ 3 क्लोरीन आके यहाँ क्या बना सकते हैं सर, बॉन्ड बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन केवल +3 बॉन्ड, +3 स्टेट में बॉन्ड बनाता है सर, जबकि ये क्या बनाता है, +5। आप इसको ऐसे बोल दीजिए, जैसे आपने देखा होगा सर, जो NH3 होता है, यहाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है और BH3 में सर ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सर, उपसह संयोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस कंडीशन में ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा रहा है सर, +5। पांचों के 5 दान कर चुका है सर, लेकिन ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता सर, ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता सर, पेंटाहाइड्रेट नहीं बना सकता सर, हाइड्राइड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सिंपल सी बात है सर। क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसमें केवल 2 कक्षाएं हैं और ये अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर सकता, ये 3 से 5 नहीं बन सकता सर, सिंपल। तो इतना। अगला है सर हमारा इसी का खा, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। देखिए सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है। अगर आपको डाई नाइट्रोजन शुद्ध अवस्था में चाहिए, किस अवस्था में चाहिए, शुद्ध अवस्था में, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है सर, या तो आप बेरियम एजाइड का यूज कर दीजिए, या तो सोडियम एजाइड का यूज करके प्रयोगशाला में भी इससे क्या बना सकते हैं सर, नाइट्रोजन बना सकते हैं, डाई नाइट्रोजन। तो सोडियम एजाइड ये है सर, एजाइड का फॉर्मूला NaN3, इसको एजाइड बोला जाता है। तो सोडियम एजाइड को सर जब गर्म किया जाता है, तो सोडियम मेटल अलग हो जाता है सर और डाई नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो बड़ी आसान सी रिएक्शन है सर, कुछ मजाक वाली रिएक्शन है थी ऐसी। अगला क्वेश्चन है सर, गा का निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो एल्कीन का साधारण ऑक्सीडेशन कराया गया है, तो आप जानते हैं सर CO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O। फिर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन कराया गया है सर, तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन Al2O3 बनाएगा। तो कुछ आपके साथ थोड़ा मजाक सा कर लिया सर इन्होंने, पर फिर भी सर देखिए ये तो थोड़ा आसान था। पर अगर आपको कुछ, अभी भी मैं आपके पास समय है सर, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको बहुत परेशान करता है केमिस्ट्री में, तो सर आप मुझे कमेंट कर दीजिए और कमेंट में सर आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। तो सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को थोड़ा सा आसान बनाया जाए, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है सर। यहाँ मैं पेपर सॉल्व करने में सर मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकता सर, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा समझाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे जल्दी समय भी ख़त्म करना है सर, तो हो सकता है मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन सर अगर आप अलग से कोई वीडियो देते हैं, तो वहाँ हम फुर्सत में क्या कर सकते हैं सर, वीडियो बना सकते हैं, तो आपको सर कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है सर। तो अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिए सर, रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो जब भी आप कमेंट डालेंगे सर, तो मैं उसको आसानी उसको देख के फिर उस पर कोई भी आपका टॉपिक बना सकता हूँ। खासतौर पर सर जैसे मैंने कहा था, अगर आप अच्छे मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, 90+ की कर रहे हैं, तो आप किसी भी टॉपिक में सर कंफ्यूज रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये मैं आसानी से याद कर लूँ, आपको किसी में ट्रिक्स चाहिए होंगी सर, तो हम ट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आपको टिप्स चाहिए सर, तो हम टिप्स भी दे सकते हैं। तो हर तरह का सॉल्यूशन सर आपको इस चैनल पे मिल सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको कर देना है कमेंट, और आपको मिल जाएगा सर उसका सॉल्यूशन। तो बाकी सर आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करेंगे सर। ठीक है सर। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे सर, दूर दराज के गांव वाले बच्चे भी इसको देख सके, ताकि अगर वो अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मार्च तक मैं 4-5 पेपर के वीडियो सॉल्यूशन दे दूं, ताकि वो आसानी से अपनी
अप्रोच उस पेपर में थोड़ा सा बढ़ा सकें। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।